नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 4 दिवसीय यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज लखनऊ के कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल के वर्षगांठ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान राष्ट्रपति ने पूर्व सीएम संपूर्णानंद के नाम पर बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया है। साथ ही सैनिक स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल की नींव भी रखी। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों को संबोधित भी किया। राष्ट्रपति एसजीपीजीआई के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि सैनिक स्कूलों के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हाल ही में गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का शिलान्यास भी किया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में 16 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। सैनिक स्कूलों से जुड़े लोग ये जानते हैं कि वर्ष 2021 और 22 के बजट में देश में 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। विद्यालय परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। सैनिक स्कूल की हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। हम अच्छे, दक्ष और अनुशासित नागरिकों को देश को दे सकें, इस दृष्टि से सैनिक स्कूल की परिकल्पना डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 में उत्तर प्रदेश में इस सैनिक स्कूल के माध्यम से साकार की थी और आज देश के अंदर सैनिक स्कूलों की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल है वो पूरे देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। जैसा अभी बताया गया कि यहाँ के पूरा छात्रों में 18 पूरा छात्र ऐसे रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। यहाँ पर जो कैप्टन मनोज पांडे यहाँ के विद्यार्थी थे। तो वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद अब एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद अरेस्ट किया गया, नजरबंद कर लिया गया। आखिरकार क्यों किया गया अमिताभ को नजरबंद? प्रशासन अमिताभ को गोरखपुर क्यों नहीं जाने जो कैप्टन मनोज पांडे यहाँ के विद्यार्थी थे। तो वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद अब एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद उनको हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद कर लिया गया। आखिरकार क्यों किया गया अमिताभ को नजरबंद? प्रशासन अमिताभ को गोरखपुर क्यों नहीं जाने दे रही? ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के बाद अभी एक्सक्लूसिव खबर भी आपको बताएंगे। यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है और अब ये बवाल नई करवट ले रहा है। 14 अगस्त को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले पूर्व आईपीएस को गोरखपुर नहीं जाने दिया जा रहा। अमिताभ ठाकुर ने हाल ही में नई पार्टी गठन करने का ऐलान किया है। नई पार्टी के गठन के ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर ही एक बार फिर नजरबंदी हो गई। आज फिर गोरखपुर जाते समय लखनऊ पुलिस ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को दोबारा नजरबंद कर लिया। पुलिस का कहना है कि गोरखपुर में अमिताभ को खतरा है और आप वहां नहीं जा सकते। अमिताभ को रोकने के दौरान पुलिस के पास कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था। ऐसे में क्या अमिताभ भी उसी प्रशासनिक दौर से गुजर रहे हैं? जब अमिताभ ने पुलिस से उनको खतरा होने के कारण रोके जाने का लिखित आदेश मांगा तो साहब जी मुस्कुरा दिए, बोले कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। इससे पहले 21 अगस्त को एसीपी गोमती नगर ने अमिताभ ठाकुर को खतरा होने के नाम पर रोक लिया था और उन्हें सब परिवार घर के सामने भारी पुलिस बल लगाकर नजरबंद कर दिया था। अब प्रशासन की रहनुमाई तो देखिए। 21 अगस्त को जिस खतरे को बताकर अमिताभ के घर के बाहर पुलिस बल तैनात की गई, वही खतरा 23 अगस्त की दोपहर अचानक टल जाता है।
और पूरा पुलिस बल हटा लिया जाता है। इसी क्रम में अमिताभ ठाकुर जब जब गोरखपुर या अयोध्या जाने के लिए निकलते हैं, तब तब ये खतरा कहर बनकर आता है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। इसका कारण एक ही है, वो है चुनाव। अमिताभ ठाकुर ने हाल ही में अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। अमिताभ ठाकुर ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सहयोगियों के सुझाव और वार्ता के बाद अधिकार सेना राजनीति दल का नाम प्रस्तावित किया है। साथ ही अन्य किसी नाम का राजनीतिक दल भी हो सकता है। इस पर भी अपने सहयोगियों से सुझाव मांगा है। चुनाव लड़ने का ऐलान और नई पार्टी के गठन की घोषणा। इसके बाद अमिताभ 28 और 29 अगस्त को अयोध्या गोरखपुर का दौरा करने के लिए रवाना भी हुए थे, लेकिन पुलिस उन्हें हर बार सुरक्षा कारणों का हवाला देकर हाउस अरेस्ट और नजरबंद कर देती है। अमिताभ ठाकुर पर कई आरोप लगे हैं। मऊ के घोसी से बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाने वाली पीड़िता ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इससे जुड़े कई वीडियो और ऑडियो भी वायरल हुए थे। पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर अतुल राय की मदद करने का आरोप लगाया था, जिस मसले पर अभी जांच की जा रही है। अमिताभ ठाकुर भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और अमिताभ ठाकुर के मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी विषय की चर्चा रही तो वो थी उनके रिटायरमेंट की। अमिताभ ठाकुर शुरू से ही यूपी सरकार पर जबरिया रिटायर करने का आरोप लगाते रहे। ऐसे में एक बार फिर अमिताभ ठाकुर के गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने के ऐलान से राजनीतिक हलके में हलचल बढ़ गई है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ एक्सक्लूसिव क्या है, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में की गई है। अमिताभ ठाकुर पर रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिए माफ कीजिएगा उकसाने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ ठाकुर को 3 दिनों से हाउस अरेस्ट किया गया था। अमिताभ ठाकुर ने हाल ही में आगामी चुनाव में नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया। इसके पहले वो गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिस क्रम में अमिताभ ठाकुर का आज गोरखपुर जाने का भी प्रोग्राम था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को टंगिया कर ले जाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, ऐसा क्या मामला कि पूर्व आईपीएस को इस तरीके से बेतरतीबी से लेकर के जाया जा रहा है? देखिए पूजा, पूरे मामले के अगर बात करें तो अतुल राय से जो षड्यंत्र मामले पर इन पर आरोप लगे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर कि अतुल राय की मदद की है और पीड़िता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, यानी प्रोत्साहन दिया है। ये सब आरोप के बाद एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के गठन की उस पर जांच कर रही थी। उसी बीच आपने देखा होगा कि एसीपी जो गोमती नगर थी उनके आवास पर जाकर, चूंकि वो गोरखपुर जा रहे थे, ऐसे में उनको रोका गया था कि जांच चल रही, जांच जब तक जांच चलेगी, एसआईटी की रिपोर्ट तब तक नहीं आ पाती है, तब तक आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद आज एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो आई, उस पे जो कई तथ्य मिले हैं एसआईटी की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो अतुल राय से इनकी जो अमिताभ ठाकुर की बात और उससे पीड़िता से बात हुई है, ये सब तमाम जो क्लू उसी के आधार पर उसको दोषी मानते हुए आरोप लगाते हुए और अमिताभ ठाकुर पर एफआईआर दर्ज की गई है। 120B का जो आरोप लगा है धारा में मुकदमा दर्ज किया गया और 306 पर, दोनों ही गंभीर धाराएं हैं पूजा, क्योंकि 120 यानी कहीं न कहीं षड्यंत्र रचना और सीधे 306 की जो धारा होती है वो कहीं न कहीं उसको पीड़ित किसी व्यक्ति को उकसाना, ये दोनों धाराएं गंभीर हैं। तो मुकदमा लिखने के बाद अब उनसे पूछताछ हजरत कोतवाली में की जा रही है। अब तैयारी चल रही है कि अमिताभ ठाकुर को यहाँ से मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए
मजिस्ट्रेट फिर निर्धारित करेगा कि अमिताभ ठाकुर को जेल जाना है या फिर उनको वहीं से जमानत मिल जाएगी। फिलहाल पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। थोड़ी देर में अमिताभ ठाकुर को लेकर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और जो धाराएं लगी हैं पूजा वो गंभीर है, उनको यहाँ से बाहर से जमानत नहीं दी जा सकती, इसलिए उनको अब कोर्ट निर्धारित करेगा कि उनको जेल जाना है या फिर वहां से जमानत होगी। पूजा ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ अनूप जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा किस तरीके से पूर्व आईपीएस को गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए लेकर के जाया गया है, गिरफ्तारी हुई है और अब थोड़ी देर में पेशी भी होने वाली है, जिसके बाद कोर्ट आगे निर्धारित करेगा कि आखिरकार होना क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का अस्थि विसर्जन आज बुलंदशहर के नरौरा क्षेत्र के बंसी घाट पर कर दिया गया। अस्थि विसर्जन के दौरान कल्याण सिंह के पुत्र और पौत्र समेत प्रशासन भी मौजूद रहा। कलश की अस्थियों को बंसी घाट स्थित गंगा आरती स्थल से स्ट्रीमर से गंगा में विसर्जित किया गया है। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह करीबन 10 बजे अंत्योष्टि स्थल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अंत्योष्टि स्थल को नमन करते हुए दीप भी प्रज्वलित किया था। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की। योगी सरकार ने आगरा के जिला आबकारी अधिकारी और एक इंस्पेक्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तो वहीं एक इंस्पेक्टर और 3 सिपाहियों को निलंबित भी कर दिया गया है। आगरा में 3 दिनों के अंदर जहरीली शराब पीने से दहाई के आंकड़े में मौतें हुई हैं। आपको बता दें, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 8 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध शराब के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान को तेज किए जाने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हर साल और हर हाल में ये सुनिश्चित किया जाए कि अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा शराब कांड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 ठेकेदारों सहित 7 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ठेकेदारों से पूछताछ भी कर रही है। जहरीली शराब से जिले में बीते दिनों कई मौतें हुई हैं। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? 10 से ज्यादा मौतें, कई सारे निलंबन और अब ये कार्रवाई। पूजा बता दें, रक्षाबंधन वाले जो त्योहार दिन था उस दिन सुबह कुछ लोगों ने शराब पी। वो भी ये इस बात की भी पुष्टि हो गई है कि जो शराब पी थी वो सरकारी ठेके से ही पी थी, ये स्पष्ट हो गया है। उसके बाद सरकार हरकत में आई और ईडीजी और आगरा के मंडलायुक्त अमित कुमार गुप्ता ने गांव का दौरा किया और उसके बाद लोगों को आश्वासित किया कि जो भी जांच है वो निष्पक्ष की जाएगी। उसके बाद जांच में स्पष्ट हो गया कि जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसके बाद आनंद फानन में ईडीजी के आदेश पर एसएसपी मुनिराज ने 9 एफआईआर दर्ज की है 3 थानों के में, और उसके अंदर 3 निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है, 1 चौकी इंचार्ज को निलंबित किया है, उसके साथ ही 5 चौकी इंचार्ज निलंबित किए गए। इसके साथ आबकारी विभाग ने सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 1 आबकारी निरीक्षक को निलंबित किया है और साथ ही 3 जो बीट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको निलंबित किया है। इसके साथ ही एसएसपी की संस्तुति पर जिला आबकारी अधिकारी और 1 आबकारी निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई की जांच की जा रही है। एक बात स्पष्ट और हो गई है, आज जो जानलेवा जहरीली शराब की सप्लाई ठेकेदारों की जाती है उसमें 2 ठेकेदारों को मालिकों सहित गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जो है पूजा जहरीली शराब के अवैध कारोबार में लिप्त कई आरोपियों भी अभी भी फरार है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एडीजी राजीव कृष्ण ने आज हमको जनता टीवी को बताया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर आगरा में वाणिज्य कर विभाग ने कार्रवाई करते हुए आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर शराब का जखीरा बरामद किया है। आपको बता दें, शराब तस्कर जूतों के नीचे शराब की 225 पेटी छिपाकर बिहार लेकर जा रहा था। विभाग की कार्रवाई देखते हुए वाहन चालक मौके से रफूचक्कर हो गया। वाणिज्य कर विभाग ने आगे की कार्रवाई के लिए शराब और गाड़ी आबकारी विभाग को सौंप दी है। मथुरा के फरह इलाके में निरीक्षण को पहुंचे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने महामारी से मौत के आगोश में समा चुके बच्चों की मौत पर गहरा शोक जताया है। तो वहीं उन्होंने बताया कि जिला अधिकारियों को
सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो गांव में कैंप लगाकर लोगों की जांच कराएं और साथ ही पूरे गांव में घर घर जाकर कीटनाशक का छिड़काव करवाया जाए और जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको सरकारी मदद जरूर पहुंचाई जाए। प्रतापगढ़ जिले के अफीम कोठी में बैठक के दौरान मुनव्वर राणा के बयान पर कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने पलटवार किया। मोती सिंह ने मुनव्वर राणा तालिबान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तालिबान की तारीफ करने वाले हिंदुस्तान के हिमायती कभी नहीं हो सकते। मुनव्वर राणा साहब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं, मैंने यही सुना है कि वो कुछ लिखते पढ़ते हैं, शेरो शायरी करते हैं। तालिबान की जो तारीफ करे वो हिंदुस्तान की बहबूदी, हिंदुस्तान की तरक्की का हिमायती कभी नहीं हो सकता। मजबूत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रहे। गाजीपुर में भावरकोल थाना क्षेत्र के शाहपुर में छेड़खानी कर रहे एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। आपको बता दें, ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं छेड़खानी के आरोपी युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले में एसपी ओपी सिंह ने बताया कि मामले में केस दर्ज करते हुए छेड़खानी के आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है और पूरी घटना की तफ्तीश की जा रही है। गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र के पखनपुरा गांव में बाल काटने के नंबर को लेकर नाई ने 2 व्यक्तियों के पेट में कैंची से वार कर दिया, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुकोगा देवभूमि का। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन था। सदन में प्रश्नकाल के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई घोषणाएं करी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब कोरोना के दौरान विधायक निधि पर लगाई गई कटौती को हटा दिया है। तो वहीं 10वीं और 12वीं के छात्रों के बाद अब सरकार सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों को भी टैबलेट देने वाली है। तो वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। किन मुद्दों पर? महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। तो ग्राउंड जीरो से अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? आज आखिरी दिन था, ऐसे में सत्ता पक्ष के ऊपर भी बहुत सारा दारोमदार था, कहीं ना कहीं कई सारे विधेयक पटल पर रखने थे, उनको पास भी कराना था। दूसरी तरफ विपक्ष के पास एक आखिरी मौका था सरकार को घेरने के लिए, तो दोनों तरफ से रस्साकसी। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र है आज एक तरह से उसका समापन हो रहा है। हालांकि कल का दिन भी इसमें रखा गया है जिसमें सतत विकास को लेकर चर्चा होगी सदन के भीतर, लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए सरकारी बिजनेस के तौर पर तो आज सत्र का समापन हो रहा है। और आज आखिरी दिन के तौर पर विपक्ष ने जमकर सरकार पर हमला बोला है। सुबह जो एंट्री थी विपक्षी वो ट्रैक्टर के माध्यम से हुई थी, जिसमें गन्ना लेकर विपक्ष के तमाम विधायक ट्रैक्टर पर सवार थे और सरकार से कृषि कानूनों और किसानों के हित को लेकर एक मांग की गई थी। सदन के भीतर भी विपक्ष का रुख लगातार हमलावर रहा। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को पूरा तरह से घेरने की कोशिश की गई। कई बार सरकार के मंत्री फंसते हुए भी नजर आए और इस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर बना रहा। और अभी की अगर फ्रेश अपडेट की बात की जाए तो अभी सदन से वॉकआउट किया है पूरे विपक्ष ने और उनकी मांग थी कि कृषि कानूनों को लेकर जो सरकार जवाब दे रही है या कृषि सुविधाओं को लेकर जो जवाब सरकार ने सदन के भीतर दिखाया है वो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। इसके चलते विपक्ष असंतुष्ट हुआ और सदन से वॉकआउट किया है। तो कुल मिलाकर आज के पूरे दिन भर की कार्रवाई की बात की जाए तो विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम किया है और इसी का नतीजा रहा है कि कई बार सरकार के मंत्री फंसते हुए भी नजर आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने समझा और जाना किस तरीके से मानसून सत्र के आखिरी दिन हालात देखने को मिले हैं और ऐसे में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने भी आई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र में विपक्ष लगातार कोविड सैंपल टेस्टिंग फर्जीवाड़े के मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्रामक नजर आया। तो कोविड महामारी के कारण सरकार ने 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ मेले की अधिसूचना जारी की थी। संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई फर्मों के साथ अनुबंध करते हुए आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का काम भी किया था।
उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर रानी पोखरी पुल टूट गया है। हादसे के दौरान पुल पर गुजर रही करीबन 1 दर्जन गाड़ियां भी पुल से नीचे गिर गईं। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के हिसाब से पुल गिरने के साथ ही 2 लोडर समेत करीबन 1 दर्जन गाड़ियां नदी में गिर गई। एक घायल को अभी इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुल गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। सीएम धामी ने कहा कि पुल टूटने की वजह क्या है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भयावह हैं। ये जो पुल है ऋषिकेश और हमारे कोई वाला क्षेत्र और एयरपोर्ट को रानी पोखरी को जोड़ने वाला रानी पोखरी क्षेत्र में तो पुल जो है नीचे धंस गया है। मैं सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि ये पुल कब बना था और इसमें कौन सी कार्यदायी संस्था थी। अगर कहीं पर अगर इसमें है तो इस पर भी जैसे हमने पहले जो है कहा था कि हम हरिद्वार में जो कोविड टेस्ट में जो अगर गड़बड़ी पाई जाएंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे और जन जीवन सामान्य उसके लिए हम धामी सरकार की तरफ से प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है कि मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोचिए, अगर ज्यादा जान माल की हानि हो जाती तो क्या कुछ देखने को मिल सकता था। तस्वीरें भयावह हैं इस दौर में जब लोग भरोसा करें सरकार के ऊपर, वोट दें और वोट की चोट उन्हें मिल जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओंकार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। ओंकार, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? किस वजह से ये पुल गिरा, सामग्री या फिर जांच अभी तक कितनी हुई है इस पूरे मामले में? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और इस नदी का जो है बहाव काफी तीव्र है, इस वजह से जो है ये पुल जो है गिर चुका है। हालांकि राहत बचाव की टीम और शासन प्रशासन मौके पे मौजूद है और इसका जो है निरीक्षण कर रहे हैं और जो वाहन है जो वहां से जाने वाले उनके लिए वैकल्पिक जो है व्यवस्था भी जो है कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है मेहनत जो है इसकी मानी जा रही है। जो 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कुछ जो है पुल जो है काफी लंबे समय से बना हुआ है, 4 साल तकरीबन पुराना ये पुल है और स्थानीय लोगों द्वारा मांग यूं देखने को मिलता है कि अगर पुल जर्जर है या किसी तरह की कोई समस्या पुल या फिर किसी इमारत में देखने को मिलती है तो शिकायत दर्ज कराई जाती है। क्या ऐसा ही कोई मामला था इसके पीछे कि पहले कोई शिकायत दर्ज कराई गई हो और उस पर संज्ञान न लिया गया हो, उसके बाद यह हादसा पेश आया है? जी, इस तरीके का कोई इसमें शिकायत दर्ज नहीं हुई है। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जो है मांग की गई थी इसमें कि इस पुल को बनाया जाए, क्योंकि काफी लंबा पुल है और पुराना भी ये पुल हो चुका है। तो हालांकि इसकी सरकार की योजना भी थी इस पुल को बनाने की, लेकिन जो है वन विभाग की तरफ से जो है हरी झंडी न मिलने की वजह से जो है पुल नहीं बन पाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो तस्वीरें भयावह हैं, पुल गिर गया, देखते ही देखते कई लोगों को चोटें आई हैं। फिलहाल ज्यादा जान माल की हानि नहीं हुई है। उत्तराखंड सरकार के कई विभाग विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित 259 करोड़ की धनराशि को समय पर खर्च नहीं कर पाए। इस वजह से वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन इस बजट को सरेंडर करना पड़ा। इससे न केवल उन विकास योजनाओं में देरी हुई बल्कि अन्य जरूरी योजनाओं के काम ये धनराशि नहीं आ पाई। कैग ने राज्य में विभागों की इस कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान भी उठाए हैं। पूरी कार्ययोजना बना रहे हैं। जब आप रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उस कैग की रिपोर्ट में ये बड़ा स्पष्ट परिलक्षित है कि हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो दयनीय है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और कैग ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।